वो एक शेर है ना, इतना भी गुमा न कर अपनी जीत पर बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। दोस्तों नमस्कार, धनुजोड़ा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल आज ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बिग पिक्चर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी 370 पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरी थी, वो 272 पार की लड़ाई भी लड़ नहीं पा रही है। तो एनडीए 400 पार का नारा देकर निकला था, लेकिन उसके लिए 300 पार जाना भी कठिन चुनौती हो गया है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब करीब करीब काफी हद तक काउंटिंग का काम पूरा हो चुका है, यानी करीब करीब 4:30 बजे के आसपास का ये वक्त है। और आप देख सकते हैं किस तरह से एनडीए 300 पार जाने के लिए जूझ रहा है, और जिस अंदाज में इंडिया गठबंधन ने बैटिंग की है और 225 के ऊपर लगातार वो टिका रहा है, ये क्या संदेश देता है? कहां कांग्रेस को 52 से यानी 2019 से नीचे आंका जा रहा था, और उसके बाद 1 जून को एग्जिट पोल्स ने जिस तरह का कोहराम मचाया, उसके बाद तो ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू देशवासियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ये अलग बात है कि पूरी कैंपेन में ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, और 7 चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही वजह कि लगातार अपने तर्कश के तीरों को बदलते जा रहे थे कि ये तीर न चले तो दूसरे चरण में कोई दूसरा तीर काम आए। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल्स ने छप्पर फाड़ बीजेपी को सीटें दी और छप्पर फाड़ एनडीए को 400 पार पहुंचाया, उसके बाद विरोधियों के एक तरह से होश ठिकाने लगने की नौबत आ गई थी। लेकिन जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दूसरे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लगातार ये रट पकड़े रखी कि इस बार 295 प्लस लेकर के इंडिया गठबंधन आ रहा है, उससे विपक्षी धड़े में थोड़ी उम्मीद जगी थी। लेकिन अब जब नतीजों का पिटारा खुलने लगा है तो बीजेपी को बेचैन कर दिया। और 2014 से लगातार ये कहा जा रहा था, या सियासत का ये नैरेटिव बन गया था कि देश की सियासत में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना आसान नहीं है। कम से कम लोकसभा की लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है। लेकिन अब जो नतीजे इस वक्त तक आए हैं वो बताते हैं कि बीजेपी किस तरह से 250 पार जाने के लिए जूझ रही है। वो 230 और 250 के बीच जूझती हुई नजर आ रही है। 272 की लड़ाई उसके लिए जीतना बहुत दूर है, यानी कहने को जीत एनडीए की है, लेकिन बीजेपी बहुमत से दूर है। कहां बीजेपी 370 पार जाकर अपने तरीके से देश की सियासत में बड़े बदलाव को लेकर के आमादा नजर आ रही थी, और कहां अब नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देखना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी सियासत है। यही वजह है कि राहुल गांधी भले 272 के मैजिक नंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के मुकाबले हार गए हों, लेकिन वो कहते हैं ना कि आज राहुल गांधी की हार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर भारी पड़ रही है। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस अंदाज में संविधान और बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेकर के लड़ाई लड़ी और संविधान की किताब दिखाकर खासतौर पर दलित वोटर्स में, ओबीसी वोटर्स में मैसेज दिया कि अगर बीजेपी 370 पार जाती है और एनडीए को 400 पार का बहुमत मिलता है तो बाबा साहब के दिए संविधान को खतरा है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव का जो पीडीए काम कर रहा है और मायावती को जिस तरह झटका लग रहा है, यह बताता है कि जो पटकथा अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने लिखी थी उसका उत्तर प्रदेश में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल को लेकर के तमाम एग्जिट पोल जिस तरह दावा कर रहे थे कि बीजेपी इस बार 42 सीटों में से अगर वो 32, 34, 35 सीटें भी जीत जाए तो आश्चर्य नहीं। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपनी सियासी जमीन को न सिर्फ बचाया है बल्कि और ज्यादा मजबूत किया है, और केरल में भी बीजेपी वो करिश्मा नहीं कर पाई जो एग्जिट पोल्स ने कहा था, तमिलनाडु में भी वो करिश्मा करने के दावे बहुत दूर रहे हैं। यह बताता है कि हरियाणा से लेकर राजस्थान में जिस तरह झटका लगा, यह अलग बात है कि बिहार में किसी तरह से नीतीश कुमार के कंधे पर बीजेपी एनडीए ने अपनी इज्जत बचाने में कामयाबी हासिल की। उनका जो गढ़ था पिछली बार जो 39 सीट थी उससे नुकसान 5-7 सीट का जरूर हो रहा है, लेकिन जो दावे किए जा रहे थे कि उसे 20, 22, 25 के आसपास का नुकसान हो सकता है, वैसा नुकसान वहां नहीं हुआ। लेकिन इस चुनावी लड़ाई ने यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा की लड़ाई में अपराजय नहीं है, उनको भी हराया जा सकता है। उसी बनारस वाराणसी की लोकसभा सीट में 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, इस बार जिस तरह शुरू में वो पिछड़ भी जाते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनकी बढ़त बढ़ती हुई जाती है। ये क्या इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मोदी और योगी का जो फैक्टर है वो इस चुनाव में कम से कम कमजोर पड़ गया है।
या फिर बीएसपी जिस तरह से ट्रंप का कार्ड होती थी बीजेपी के लिए, वो इस बार शिफर साबित हुई है, वो उस तरह से फ्लॉप साबित हुई है। यानी बीजेपी की रणनीति उत्तर प्रदेश में फ्लॉप साबित हो गई है। वरना ये माना जा रहा था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कहीं भी जा सकती है, यानी वो 2014 के 72-74 के आंकड़े से भी आगे जा सकती है। लेकिन जिस अंदाज में अखिलेश यादव ने वह पूरी सियासी बिसात पीडीए के नाम पर बिछाई थी, वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने जिस अंदाज में रायबरेली में रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की है, और जिस तरह अमेठी में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया है, यह बहुत बड़ा मैसेज देता है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन 272 के जादुई आंकड़े से भले दूर नजर आ रहा हो और एनडीए 272 के जादुई आंकड़े से ऊपर नजर आ रहा हो, उसके बावजूद भी एनडीए की जीत के मुकाबले इंडिया गठबंधन की यह हार है, इसके चर्चे बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि सियासत में 1+1 2 नहीं होते हैं, कई बार 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं। और जिस अंदाज में अब शरद पवार, नीतीश कुमार, एन चंद्रबाबू नायडू से लेकर तमाम जो एनडीए के बीजेपी को छोड़कर दूसरे घटक हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। एक तरह से इसे यूं भी देखा जा सकता है कि भले एनडीए को बहुमत मिल गया हो, वो 300 के आसपास, 290 300 के आसपास या 285 के आसपास रहकर के अंत तक अपनी सरकार बना ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन अब वो 2014 और 2019 वाली बात नहीं रहने वाली है, क्योंकि इस नतीजे के बाद न केवल बीजेपी के भीतर एक बेचैनी शुरू होगी, बल्कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भी इसका अध्ययन करेगा, इसकी पड़ताल करेगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जादू पिछले 10 सालों में देखा जा रहा था, और इस बार पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और उन्हीं के पोस्टरों में उन्हीं के चेहरे को आगे रख करके बीजेपी एनडीए ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो जाते हैं। ये क्या संदेश देता है कि आने वाले समय में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत है वो अब अपराजय नहीं रही है, और उस पर एक तरह से बीजेपी आरएसएस के भीतर भी कुछ कुछ सुगबगाहट होना शुरू होगी, और 2029 की लड़ाई को लेकर नए सिरे से बीजेपी में एक तरह से सोचने की शुरुआत होगी। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड की अगर हम बात करें, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इंडिया गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है, जहां कांग्रेस की जमीन बहुत कमजोर हो गई थी, उत्तर प्रदेश के मुकाबले उत्तराखंड में जहां कांग्रेस की जमीन कंपैरेटिवली बेहतर समझी जा रही थी, लेकिन जिस तरह जो कांग्रेस के दिग्गज थे, चाहे फिर हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, यशपाल आर्य, करण महारा, हरक सिंह रावत या दूसरे नेता हो, वो चुनाव में शुरू से ही जिस तरह सरेंडर मोड में नजर आए। यही वजह है कि हरिद्वार की सीट पर कांटे का मुकाबला होने के बावजूद त्रिवेंद्र सिंह रावत बाजी इसलिए मार जाते हैं कि चुनावी लड़ाई लड़ने की बजाय हरीश रावत सारथी बनकर अपने बेटे के पीछे बैठ गए थे। उसी के चलते वहां कांग्रेस को यह दिन देखना पड़ा है, वरना उत्तराखंड में भी कांग्रेस का खाता खुल सकता था। जिस अंदाज में त्रिवेंद्र सिंह रावत को लगातार चुनाव में जूझना पड़ा, हालांकि बाद में अपनी लीड को बढ़ा ले जाते हैं, क्योंकि बीएसपी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वोटर्स ने, जो उनका परंपरागत वोटर ने खारिज किया है, वैसा ही रिस्पांस बीएसपी के प्रत्याशी जमील अहमद को हरिद्वार में मिलता है। वो मुजफ्फरनगर से लाकर यहां लड़ाए गए थे और उनको बहुत ज्यादा वोट उस हरिद्वार की सरजमीन पर नहीं मिले, जहां से बीएसपी ने 1,84,000 के आसपास भी वोट हासिल किए हुए थे। वहां प्रत्याशी निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार के पीछे बीएसपी के प्रत्याशी देखे जा रहे थे। ये बताता है कि ये जमीन काफी फर्टाइल हो सकती थी कांग्रेस के लिए, जिस तरह का वोटर वहां पे था, जो सामाजिक समीकरण थे। और कांग्रेस को 2022 में भी यहां से 5 विधायक मिले थे, लेकिन हरीश रावत जिस अंदाज में अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को चमकाना चाह रहे थे, उसका नुकसान कांग्रेस को, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। फिर अब टिहरी चले आइए, टिहरी गढ़वाल में जिस तरह से रानी को लेकर के जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही थी। ये अलग बात है कि फिर वहां से वो चुनाव जीत रही है, बड़े अंतर से चुनाव जीत रही हैं। लेकिन बॉबी पवार जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला को टक्कर देते हुए दिख रहे हैं और करीब करीब उनके बराबर वोट हासिल कर सकते हैं, कर रहे हैं। आप देखिए 26 साल का एक युवा बेरोजगार जिस तरह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ता है, ना पैसे ना संसाधन, उसके बावजूद वो कांग्रेस प्रत्याशी को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बताता है कि टिहरी सीट को लेकर प्रत्याशी चयन में कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की। गढ़वाल में जिस तरह की उम्मीदें गणेश गोदियाल से थी, हालांकि उस सीट पर
एक हॉस्टाइल माहौल था कांग्रेस के लिए, सारे विधायक बीजेपी के थे। उसके बाद गणेश गोदियाल के लिए गढ़वाल में चुनावी लड़ाई लड़ना बेहद कठिन था, लेकिन वो अपने तरीके से स्थानीय मुद्दे उठा करके लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जिस तरह से नैनीताल में या फिर अल्मोड़ा की बात करें, वहां शुरू से ही कांग्रेस प्रत्याशियों से बहुत उम्मीदें नहीं की जा रही थी, वैसा ही नतीजा वहां देखने को मिला। लेकिन कुल मिलाकर के बिग पिक्चर यह है, क्योंकि सियासत में हार और जीत के अलावा भी एक चीज होती है, और वो इस चुनाव में देखने को मिलता है कि नंबर टैली में भले एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ा, लेकिन इस सियासी लड़ाई में हार कर भी राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और दूसरे जो इंडिया गठबंधन के जो 17 चाहे शरद पवार, उद्धव ठाकरे हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़े हैं। और ये चुनाव नतीजे बताते हैं, जब बीजेपी अपने दम पर बहुमत से एक तरह से पिछड़ गई है, बहुमत के लिए तरस गई है, तो बताते हैं जो ब्रांड मोदी इमेज थी वो भी इस चुनाव में दरकने लगी है, बहुत तेजी से दरकने लगी है। तनुज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। नमस्कार।